नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था हमारे YouTube चैनल पे। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है आप लोगों के लिए। इसी क्रैश कोर्स की कड़ी में आज हम क्लास नंबर 10th पे पहुंच गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन हो गया था, बाकी चीजें हमने डिस्कशन में ले ली थी। इसके बाद हमने विकास को शुरू किया था। विकास यानी कि बाल विकास या फिर जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, इस टॉपिक को हमने शुरू किया था। चाइल्ड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट से टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके सामने है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कौन से कारक होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से विकास प्रभावित होता है। यानी एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं वो फैक्टर्स डेवलपमेंट को। अब ये आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, मैच्योरेशन क्या होती है, इन सब पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पे। देखो, विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हो सकते हैं। हमारे पास 4 से 5 फैक्टर्स हैं, और उनके सब फैक्टर्स भी हमारे पास हैं। तो सब पे वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहला जो कारक हमारे पास है जो विकास को प्रभावित करता है, वो है जैविक या वंशानुक्रम कारक। बायोलॉजिकल या हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट, या फिर आप फैक्टर्स भी आप इसे कह सकते हैं। आपका जैसा मन करे वो कह दीजिए। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये आनुवांशिकी कारक क्या होते हैं, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैविक या वंशानुक्रम, या फिर इसे हम कई बार आनुवांशिक कारक कह देते हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है। देखो, वंशानुक्रम, जैविक, बायोलॉजिकल, जो हमें इनहेरेंट मिलता है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे कहूं कि मेरी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फीट 2 इंच के आसपास। मैं लोगों को 6 फीट 3 इंच बता देता हूँ, पर 6 फीट 3 इंच पूरी नहीं है। 6 फीट 2 सवा 2 इंच आप मान सकते हैं। मेरे जो पिताजी हैं उनकी हाइट भी तकरीबन 6 फीट के आसपास है। मेरी जो माँ है उनकी हाइट भी पूरी तो नहीं, लेकिन ठीक ठीक है, लंबी हाइट है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो भी लंबे हैं। मैटरनल हो चाहे पैटर्नल हो, वो लंबे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये मान सकता हूँ कि मेरी जो कद काठी है या मेरी जो हाइट है वो मुझे मेरे हेरिडिटी में मिली है, मेरे वंशानुक्रम में मिली है, आनुवांशिक तौर पर मिली है। तो विकास को वंशानुक्रम या आनुवांशिकी या हेरिडिटी इम्पैक्ट करता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। वन बाय वन डिस्कशन करें। चलिए, तो इसमें देखो क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें सबसे पहले तो आता है फिजिकल स्ट्रक्चर, कद काठी। अब फिजिकल स्ट्रक्चर या कद काठी को समझिएगा कि सर कद काठी जो होती है वो आपके विकास को कैसे प्रभावित करती है। बहुत सिंपल सा मतलब है, आपकी शारीरिक बनावट, आपकी शारीरिक संरचना, आपकी कद काठी। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल और दूं मैं आपको। मेरे जो बाल हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते। थोड़े से जैसे ही मैं बड़े करने की सोचता हूँ तो ये घूमने लगते हैं, इसलिए मेरे बाल में लगभग छोटे रखने की कोशिश करता हूँ। मन है बड़े कर लूं थोड़े। बहुत से लोग हैं जो जिनके बहुत अच्छे बड़े सिल्की बाल हैं। जब मैं क्लास में था, स्कूल में था, तब हमारे स्कूल में एक लड़का था, बड़े सिल्की बहुत शानदार बाल थे उसके। देखकर बड़ी जलन होती थी कि मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं। अब फिजिकल स्ट्रक्चर में कहीं कुछ कमी है या फिर कुछ अच्छा है, तो उसका प्रभाव पूरी तरीके से आपकी मानसिकता पर पड़ता है। यानी एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, कद काठी का पूरा प्रभाव, कद काठी का पूरा प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता पर पड़ता है।
तभी कोई अच्छी कद काठी का व्यक्ति होगा तो वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। किसी की कद काठी वैसी नहीं हो जैसी वो चाहता है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। हालांकि मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, कद काठी से कोई खास फर्क नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट जो फैक्ट है वो है कि कद काठी में अगर अंतर होगा तो आपके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक हर प्रकार के विकास पर प्रभाव पड़ता है। और ये आप मानकर चलिएगा, विकास के जितने भी आयाम हैं वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। एक नोट मैं आपको यहां लिखवाना चाहूंगा, नोट लिखिएगा सर। विकास के सभी आयाम, विकास के सभी आयाम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बात हालांकि हमें पहले ही पता होनी चाहिए कि विकास के जितने भी आयाम हैं वो क्या होते हैं सर, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर शारीरिक विकास थोड़ा कम हुआ है तो इसका प्रभाव मानसिक विकास पर पूरा पूरा पड़ता है। मानसिक विकास थोड़ा कम हुआ है तो शारीरिक विकास पर हालांकि उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, एक दूसरे पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। अब देखो, बायोलॉजिकल में जो दूसरा फैक्टर है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं सर हमारे अंदर, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का मतलब क्या है? अंतःस्त्रावी अब अगर आपको इसका टिपिकल मतलब नहीं समझना, सिर्फ समझने के लिए, मतलब समझना मैं बहुत बेसिक मतलब समझा रहा हूँ, समझने के लिए समझा रहा हूँ, तो ज्यादा दिल पर मत लेना। अंतःस्त्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि जो शरीर के भीतर, शरीर के भीतर विशेष प्रकार का रस, विशेष प्रकार के रस, जिसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, हार्मोन का स्त्राव करती है। तो ये जो विशेष प्रकार का रस होता है, विशेष प्रकार का रस, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर हार्मोन। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर का, वे हिस्से हैं, वे हिस्से होते हैं जो विशेष प्रकार के रस छोड़ते हैं, और इन्हीं रसों को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, हमारे शरीर में कुछ अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें आंतरिक स्त्राव होता है। इस स्त्राव में एक प्रकार का रस निकलता है जिसे हार्मोन्स भी कहा जाता है, और हार्मोन्स हमारे विकास को सीधा सीधा प्रभावित करती हैं। ये बात ध्यान रखना, हार्मोन्स का हमारे विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। हार्मोन्स, क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया क्या? सही है, सही है, हार्मोन्स ऐसे लिखेंगे। हार्मोन्स का हमारे विकास पर, विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हार्मोन्स का हमारे विकास पर
सीधा प्रभाव पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। किसका सर? हार्मोन्स का। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिनका हमारे विकास पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अभी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, चलो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथियों पर बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस, और आ भी सकते हैं, आगे बन भी सकते हैं। सबसे पहले आता है थायराइड ग्रंथि। सबसे पहली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। इसे आप गल ग्रंथि कहते हैं। गल ग्रंथि। जो सबसे पहली ग्लैंड है सर, उसे गल ग्रंथि कहा जाता है। गल ग्रंथि क्यों कहा जाता है? गल ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके गले में होती है। यहां पे थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, थायराइड। कई बार हम कहते हैं ना कि गला सूज रहा है, इसके थायराइड है। तो थायराइड ग्रंथि को गल ग्रंथि कहते हैं, और ये हमारे गले में होती है। अगर थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स ज्यादा स्रावित होने लग जाते हैं, चलो मैं हिंदी में बता देता हूं आप लोगों को। थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि जिह्वा के मूल एवं श्वास नलिका के सामने होती है, और क्या कह देते हो इसको? गल ग्रंथि कह देते हो। ठीक है, अगर इसका अधिक स्त्राव होता है तो क्या होता है? देखो, अधिक स्त्राव हो गया तो चिंता बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, उत्तेजना इत्यादि चीजें होंगी। हर ग्रंथि स्त्राव करती है, हार्मोन्स निकलते हैं। अगर गल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स ज्यादा निकल रहे हैं, सरप्लस हैं, तो चिंता, बेचैनी, तनाव ये सब होगा। अगर कम है तो थकान महसूस होगी, खिन्नता होगी, मानसिक दुर्बलता होगी, बड़े थके थके से रहोगे, फैटीग रहेगा। तो ये गल ग्रंथि की वजह से होता है। तो पहला कारण है आपके गल ग्रंथि। दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। आपकी जो किडनी होती है ना, ये देखो, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये आपकी किडनी, ये आपकी लेफ्ट किडनी है, ये आपकी राइट किडनी। किडनी के ठीक ऊपर यहाँ पे ये है एड्रिनल ग्लैंड। ये देखो, किडनी के ठीक ऊपर, दोनों किडनी पे होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। ये ऐसे है, ऊपर बनावट ऐसी बताई गई है। अब एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में एड्रिनल ग्लैंड ही कहेंगे, एड्रिनल ग्रंथि कहेंगे। यह व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। इंपॉर्टेंट, व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार को कौन सी ग्रंथि प्रभावित करती है? नोट कीजिएगा। व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाली ग्रंथि। वो कौन सी ग्रंथि होती है जो व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है? एड्रिनल ग्रंथि। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट मैं टिक कर देता हूं। कौन सी ग्रंथि है सर? एड्रिनल ग्रंथि। चलो, अगर एड्रिनल ग्रंथि का स्राव अधिक होता है तो चिंता बढ़ती है, क्रियाशीलता बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है। अगर इसका स्राव कम है तो चिड़चिड़ापन होगा, उदासी रहेगी, निर्बलता रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है सर एड्रिनल ग्लैंड, जो आपके दोनों किडनीज पे आपको देखने को मिलती है। चलिए, अगली ग्रंथि पर बात करते हैं। अगली ग्रंथि कौन सी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और अगली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सभी ग्रंथियों में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। हिंदी में क्या कहोगे सर? हिंदी में पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए पीयूष ग्रंथि शब्द यूज किया जाता है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके मस्तिष्क में होती है और आपकी लंबाई खासकर इसी वजह से बढ़ती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिम्मेदार होता है आपकी लंबाई के लिए। देखते हैं, बात करते हैं। ये देखो, ये आपका मस्तिष्क है। मस्तिष्क में ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जब मैं आपको संवेगात्मक विकास पढ़ाऊंगा, इमोशनल डेवलपमेंट या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, आगे एक टॉपिक आएगा संवेगात्मक विकास, उस टॉपिक में थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बहुत चर्चा होगी, तो वहां बात करेंगे। फिलहाल पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो हिंदी में क्या कहते हो? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अगर अधिक स्राव हो रहा है तो लंबाई बढ़ेगी, झगड़ालूपन बढ़ेगा, आक्रमणकारी होगा, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रही है तो आपकी हाइट बढ़ेगी, आप एग्रेसिव बनोगे। अगर हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं तो शारीरिक व यौन अंगों के विकास में कमी हो जाएगी। यानी जो आपका जेंडर डिसाइड होता है ना, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। मैं जेंडर ये नहीं कह रहा कि बाय बर्थ जेंडर डिसाइड होना, बाद में जो एक चेंजेस हो सकते हैं, न्यूट्रल आप हो सकते हैं, जेंडर न्यूट्रल हो सकते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, उसमें एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। इसके बाद अगली ग्रंथि आती है यौन ग्रंथि। इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में है सेक्सुअल ग्लैंड और हिंदी में है यौन ग्रंथि। यानी पुरुषों में पुरुषोचित गुण आते हैं और स्त्रियों में स्त्रियोचित गुण आते हैं। ये सब किस वजह से होता है? यौन ग्रंथियों की वजह से होता है। क्लियर? ये ग्रंथि स्त्रियोचित पुरुषोचित गुणों के लिए जिम्मेदार होती है। यदि इस ग्रंथि का ठीक विकास नहीं होता है तो व्यक्ति स्त्री पुरुष लक्षणों से रहित तटस्थ हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर यौन ग्रंथियों का ठीक से विकास नहीं हुआ तो व्यक्ति न पुरुष न स्त्री तटस्थ हो सकता है। अब ये तो ग्रंथियां हो गई सर, जो हेरिडिटी या फिर बायोलॉजिकली हम बात कर रहे थे। ये तो इसमें ग्रंथियां आ गई, ग्रंथियों का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं नर्वस सिस्टम को लेकर। नर्वस सिस्टम यानी स्नायु मंडल, तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हो, स्नायु मंडल, तंत्रिका तंत्र, कोई भी नाम यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। स्नायु मंडल कह लो या फिर तंत्रिका तंत्र कह लो। अब स्नायु मंडल क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है? हमारे पूरे शरीर में जो नर्वस है, नर्वस सिस्टम जो है, जो कनेक्ट करती है पूरी बॉडी को आपस में, बेसिकली कम्युनिकेशन के ये काम आती हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए मैं अपने फिंगर पे एक पेन को ऐसे चुभा देता हूं तो मुझे इसका जो पेन है वो मेरे दिमाग तक आएगा। मैसेजिंग, अगर नर्वस सिस्टम आपका गड़बड़ा जाता है तो फिर मैसेज नहीं पहुंचेगा दिमाग तक और फिर चीजें दिक्कत हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा एक आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस भी आपके विकास को प्रभावित करती है। आप जैसे कितने इंटेलिजेंट हैं उस हिसाब से आपका विकास होता है। तो ये पहला फैक्टर था हमारे पास, बायोलॉजिकल फैक्टर। अब बात करेंगे हम एनवायरमेंटल फैक्टर पे। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी वातावरणिक कारक, और बहुत से वातावरणिक कारक होते हैं। स्कूल हो सकती है, आपका घर हो सकता है, मित्र मंडली हो सकती है। इनका प्रभाव आपके विकास पर पूर्ण रूप से पड़ता है। तो बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेकर। देखिए, जेएस रॉस क्या कहती हैं? जेएस रॉस का स्टेटमेंट है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आप एक चीज देखना, विकास जो है वो वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। आपको ध्यान है ना, ये पॉइंट हमने पहले पढ़ा था एक बार। किस किस का गुणनफल है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। और ये स्टेटमेंट देने वाला कौन?
इस पे भी बात होगी कि ये स्टेटमेंट किसने दिया कि सर विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, वुडवर्थ ने। विकास वंशानुक्रम व वातावरण का योग नहीं अपितु गुणनफल है, यानी जितना हिस्सा इसका है वंशानुक्रम का, उतना ही पार्ट इसका है वातावरण का। ये दोनों मिलकर आपके विकास को प्रभावित करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। देखो, इसमें वातावरण की बात करो तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, यानी भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण, और नो डाउट भौगोलिक वातावरण आपके विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, खासकर जो शारीरिक विकास है उसको। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जो पहाड़ी पे लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनके पैर आपको बहुत ज्यादा मजबूत मिलेंगे, क्योंकि उनका पूरा सुबह शाम का काम ही वही, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना, नीचे उतरना, ये सब। आप थार मरुस्थल के इधर चले जाएं तो आपको लोग अलग मिलेंगे थोड़े से, आप महाराष्ट्र साइड चले जाएं लोग अलग मिलेंगे, आप केरल तमिलनाडु साइड चले जाएं तो आपको लोग अलग मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ठंडे प्रदेशों में जाएं, जैसे यूरोप जो पूरा ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर डेवलपमेंट जो बच्चों में जो विकास होता है वो थोड़ा धीरे होता है। आप गर्म प्रदेशों की बात करें, जैसे इंडिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, यहाँ पर बच्चों में जो यौन विकास होता है वो थोड़ा सा जल्दी होता है वातावरण की वजह से। क्लियर है? तो ये वातावरण का ध्यान रखना। भौगोलिक वातावरण, ठंडी जलवायु वाले देशों के लोग प्रायः स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान, सक्रिय और परिश्रमी होते हैं, और गर्म जलवायु वाले देशों के व्यक्ति थोड़े से अस्वस्थ किस्म के। आप यहाँ इन चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेट नेशन वाला पॉइंट मत देखिएगा, ये फैक्ट है। आपने देखा होगा कि जो स्किन टोन है वो आपको ब्लैक मिलेगा जितने भी जो गर्म देश हैं वहाँ के लोगों का, और स्किन टोन जो है जो वाइट मिलेगा जितने भी ठंडे प्रदेश हैं वहाँ के लोगों का। तो नो डाउट जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अगला एनवायरनमेंट कौन सा है? फैमिली एनवायरनमेंट, पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण, सर पारिवारिक वातावरण भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके विकास को, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपके माता पिता कैसे हैं, आपके माता पिता आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप कौन से नंबर के बच्चे हैं, ये सभी चीजें आपके विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। आपको पोषण कैसा मिल रहा है, माता पिता का वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है, परिवार में आपका स्थान क्या है, जन्म क्रम क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पैक्ट करता है आपके डेवलपमेंट को। इसके अलावा अगला है हमारे पास स्कूल एनवायरनमेंट, विद्यालय वातावरण। एग्जाम सिस्टम कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, टीचिंग कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है टीचर की, क्रिटिसिज्म क्या है क्या नहीं है, बच्चों का वो ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है कि नहीं करता, एक्स वाई जी, ये सब कुछ स्कूल में आता है। तो स्कूल में जैसा माहौल मिलेगा, जैसा वातावरण होगा, बच्चा उसी तरीके से प्रभावित होगा। फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करवाई जा रही स्कूल में तो भी दिक्कत है। अगला कैसा है? ये फिजिकल नहीं है भैया, इसको चेंज कर लेना। ये साइकोलॉजिकल होगा, फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल में, यानी मनोवैज्ञानिक वातावरण आपका कैसा है। मनोवैज्ञानिक वातावरण आपका, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक आघात कोई है कि आपकी, आपको कोई बेसिक नीड्स है, मान लीजिए आप किसी चीज में विफल हुए हों, ठीक है, तो ये सब किस में आएगा? फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएगा ना। मानसिक आघात है, कोई रोग है, कोई लैक ऑफ बेसिक नीड लाइक लव, अफेक्शन एंड सिंपैथी। अगला है आपका सोशल एनवायरनमेंट, यानी सामाजिक वातावरण। आप कैसे समाज में रहते हैं, आपका समाज कैसा है, पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके डियर एंड नियर्स, आपके पड़ोसी, आस पड़ोस, इन सब का आपके विकास पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को अच्छे आस पड़ोस में रखना चाहिए ताकि बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े।
इसके अलावा कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है आपका, फूड लाइफस्टाइल, ये सब आपका जो सांस्कृतिक वातावरण है वो किस तरीके का है, परंपराएं रीति रिवाज कैसी हैं, इन सब का भी हमारे विकास पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। आपका खान पान क्या है, आपका रहन सहन क्या है, रीति रिवाज क्या है इत्यादि, इन सब का आपके विकास पर पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, तो ये हमारा आज का एक छोटा सा सेशन था। आज के सेशन में हमने क्लास नंबर 10 को कवर किया और आपका जो डेवलपमेंट है उसे कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं उस पर बात की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन सेशन से आप कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्टिव सीख रहे हैं। अगर इन सेशन से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, थोड़ी हेल्प मिलती है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं जिनके लिए फ्री क्रैश कोर्स यूट्यूब पे होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जल्दी कोशिश करेंगे उन सभी टॉपिक्स के लिए भी।